हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या आप पीटी के रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और रीडिंग का ख़ास तौर पर जो पहला मॉड्यूल हमारे पास आता है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क और वन ऑफ़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है ये पीटी में। और ये टास्क अगर आपने कर लिया बेसिकली तो आपके ना सिर्फ रीडिंग में इम्प्रूव होंगे बल्कि राइटिंग में भी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा से मुराद आप देखें कि 30 पॉइंट्स हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप अगर इस टास्क को अच्छा कर लिया, आप कर सकते हैं, तो लिटरली आप पीटी को क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस टास्क में क्या चीज़ आपकी चेक होती है? एक तो रीडिंग की कंप्रीहेंशन स्किल्स। ऐसा नहीं कि आप कितना रीड कर सकते हैं रीड अलाउड की तरह बगैर समझे, बल्कि यहाँ पर क्या होगा कि आप एक पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद आप कितना उसे कंप्रीहेंड कर सके, कितना समझ सके, वो स्किल आपकी चेक होगी। और उसके बाद आपकी ग्रामर स्किल्स चेक होगी कि बेसिकली आपकी ग्रामर कितनी ठीक है। इन दिस लेसन हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको इस टास्क का ओवरव्यू दूंगा कि बेसिकली किस तरह का टास्क नज़र आता है, ये है क्या भला। और उसके बाद यूज़ ऑफ कोलोकेशंस एंड ग्रामर, सैम्पल क्वेश्चन भी दूंगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा। और कॉमन मिस्टेक्स अगर आप उन्हें अवॉइड करेंगे तो लिटरली आप सक्सेसफुल होंगे इस टास्क में। ये टास्क इस जिस तरह का आपको ये पैसेज नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद उसमें से आपने एक पे क्लिक करनी है तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। किसी पैसेज में क्या होता है कि किसी पैसेज में अमूमन 3 से 4 5 भी हो सकती हैं ब्लैंक्स होंगी, आपने उसे फिल करना है। हर ब्लैंक के जो पॉइंट्स हैं, या नीचे आप आ जाएं, ईच करेक्ट ब्लैंक विल कंट्रीब्यूट टू रीडिंग एंड राइटिंग। 30 पॉइंट्स हैं जनाब। 30 पॉइंट्स राइटिंग में भी जाएंगे, अगर सारे आपने करेक्ट किए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स आपके रीडिंग में भी जाएंगे। ये देखें कि इसमें आपकी सक्सेस, ये ग्रीन में लिखा है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन वोकेबलरी नॉलेज, ग्रामर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ कॉमन कोलोकेशंस। ये 3 चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपकी ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यानी टेंसेस, एक्टिव वॉइस वगैरह, और नॉलेज ऑफ जो कॉमन कोलोकेशंस हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये कोलोकेशंस क्या है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़ देखते हैं, अगर ये चीज़ आपको आ गई तो काफ़ी हद तक आपके ब्लैंक्स में मदद होगी। यूज़ ऑफ कोलोकेशंस, डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स नेचुरली गो टुगेदर, ऐसे 2 से 3 अल्फाज का मजमूआ जो हमेशा इकट्ठे यूज़ होते हैं अपना मीनिंग सही अंदाज से बयान करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, हम यूज़ करते हैं डिसीजन के लिए मेक अ डिसीजन, ना कि हम कहते हैं डू अ डिसीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेंस बनाता हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया है, आई हैव मेड अ डिसीजन, ना कि मैं कहूँगा आई हैव डन अ डिसीजन। सो हमेशा राइट कोलोकेशन यूज़ करते हैं। हैवी रेन एक नाउन है, तो हैवी रेन नहीं यूज़ करते हम, सॉरी हैवी रेन यूज़ करते हैं जबकि स्ट्रॉन्ग रेन यूज़ नहीं करते। तो आपको क्या है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली एज इट इज़ यूज़ होती हैं। ये लॉ है, ये रूल है, आपको याद रखना होता है कि रेन के साथ अगर आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि हैवी है तो हैवी रेन ही होगी, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं होगी। प्रीटी सिंपल राइट। अब यहाँ पर आपका टेस्ट मैं लेता हूँ। शी डैश लेम एक्सक्यूजेस, लेम झूठे, एक्सक्यूजेस बहाने। शी बिल्ड्स लेम एक्सक्यूजेस, शी मेक्स लेम एक्सक्यूजेस और शी टेक्स लेम एक्सक्यूजेस। बहाना बनाने की इंग्लिश क्या होता है? मेक। सिंपली बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, इसके साथ शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मेक्स आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टिप्स टू इम्प्रूव, प्रैक्टिस ऑन एपी यूनी और लैंग्वेज अकेडमी, वट एवर ऐप यू वांट यूज़। सेकंड थिंग, कोलोकेशंस के लिए आप क्या करें, डिक्शनरी यूज़ करें और गूगल पर या सिंपली सर्च करें कि कोलोकेशंस, सम कॉमन कोलोकेशंस। तो आप ऐसे समझे कि आपने एक चीज़ क्लियर कर ली, कोलोकेशंस अगर आपको आती हैं जो कॉमन है तो आपने इस ब्लैंक्स में काफ़ी आपकी मदद होगी। सेकंड चीज़, यूज़ ऑफ ग्रामर रूल्स। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया ओवरव्यू में कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कोलोकेशंस, ग्रामर और थर्ड चीज़ आगे बताऊंगा। देखें, बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको पता हो ना तो ये चीज़ हल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपको एक्सपेक्ट करना होता है, आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, नाउन है या वर्ब आ रहा है या एडजेक्टिव आएगा या कोई आर्टिकल लाइक ए या एन वगैरह आएगा या कोई टेंस का फॉर्म आपको हेल्प, टेंसेस आपकी हेल्प करेंगे। तो क्या है कि इस वीडियो में आपको सारे टेंसेस तो नहीं समझा सकता, बट मैं करूँगा क्या कि आपको ना बेसिक चीज़ें कुछ बताता हूँ, शायद ये आपकी हेल्प हो जाए और यकीनन होगी। देखें, एक चीज़ ग्रामर में टेंस हो गई कि शी डैश टू स्कूल येस्टरडे। जब आपको टेंसेस आते हैं ना तो आपको ये येस्टरडे का वर्ड देखते ही पता चला कि ये टेंस पास्ट का है। जब ये टेंस पास्ट यानी माजी का गुजरा हुआ ज़माना है तो यकीनन यहाँ पर सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है, तो ये वेंट आएगा यहाँ पर, ना कि फर्स्ट फॉर्म। अगर टुडे आता तो या एवरी डे आता तो आप यकीनन यहाँ पर एस भी होता, ई एस होता, शी गोज़ टू स्कूल टुडे और वट एवर। तो बात क्या है, एक चीज़ ग्रामर के लिए, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रामर के लिए एक चीज़ ज़रूरी ये है कि आपके जो टेंसेस हैं वो अच्छे हों। सेकंड चीज़, आपके आर्टिकल जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, आर्टिकल आपके यानी कि ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा, कौन सा लगेगा। तो इसमें क्या है कि एन एप्पल वाज इटन, एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि एप्पल की जो साउंड है वो वावल में है। यानी कि उर्दू की बात करें तो अलिफ या अलिफ मद्दा से आवाज़ स्टार्ट हो रही है। अगर उर्दू में लिखूं एप्पल तो एप्पल ये मैं लिख रहा हूँ एप्पल। आपने दिल में इमेजिन करना है कि इसकी जो साउंड आवाज़ है वो अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा कि इसके साथ एन आएगा और इसके अलावा ए आएगा और दी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही हो तो फिर तब यूज़ आएगा। देखें, ये इतनी चीज़ें थोड़ी इजी नहीं है एक ही वीडियो में सब डिस्क्राइब करना, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। एडजेक्टिव क्या होती है, किसी भी नाउन की खूबी या खामी। शी वाज वेरी डैश, खूबी या खामी से मुराद जो उसकी फॉर्म ऑफ होती है बेसिकली, शी वाज वेरी हैप्पी और गोइंग। अब ये देखें, वाज वेरी के साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो इज़ वेरी और वेज वेरी के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर कुछ उसकी स्टेट ऑफ माइंड आएगी, एडजेक्टिव आएगा, तो गोइंग एक एडजेक्टिव नहीं है, शी वाज वेरी हैप्पी एक एडजेक्टिव है। तो देखें, जब ग्रामर की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली आपको चीज़ें एक्सपेक्ट करना होती हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी पार्ट ऑफ स्पीच की, नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा या आर्टिकल आएगा। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। शी, अब ये अगेन टेंसेस के रिलेटेड है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क, इज़, हैज़, हैव और। यकीन करें अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये आपको आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ मुझे क्यों बताई जा रही है, इट्स प्रीटी सिंपल राइट। बट जिन्हें टेंसेस नहीं आते, बिलीव मी, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब फिनिश्ड मतलब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और उसके साथ हम हमेशा हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। तो हैज़ या हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। अब ही चूँकि सिंगुलर है तो हैज़ आएगा यहाँ पर, ही हैज़ फिनिश्ड होमवर्क। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अच्छा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ बेसिक रूल्स। आर्टिकल रूल, एन वावल साउंड के लिए यूज़ होता है और ए नॉन वावल्स के लिए यूज़ होता है, जबकि जो द का यूज़ है वो स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ होता है। अब बात आती है टेंसेस की। ये मैंने हेल्पिंग वर्ब्स जो बेसिक्स हैं बेसिकली मैंने लिखे हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, ये जितने भी मैंने लिखे हैं आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बेसिकली, इन सब के साथ आई एन जी फॉर्म लगती है वर्ब की। इसका क्या मतलब है कि जब ये यूज़ होंगे उसके साथ आप, लेट्स से यहाँ पर होता ही इज़ के बाद ब्लैंक होता तो आपको पता था यहाँ पर आई एन जी आना है, यानी कि ही इज़ फिनिशिंग यहाँ पर आना था, ही इज़ फिनिशिंग हिज होमवर्क। सो ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी आएगी, जबकि अगर आपके पास हैज़, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव वट एवर, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ आएगी इन हेल्पिंग वर्ब के साथ। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको, ही डैश फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। अच्छा,
उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच रूल है हमारे पास, या सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि कोई भी ब्लैंक हो, सेंटेंस हो, उसमें सबसे पहले नाउन आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद नाउन आता है। यानी यहाँ पर नाउन की कौन सी फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो अब बेसिकली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये तरतीब और ये सीक्वेंस और ये स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का, जो पॉजिटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस का ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अच्छा, इस ग्रामर में देखें, ग्रामर पूरी कैसे समझाई सकती, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। बट इस स्लाइड का मिशन था आपको एक आइडिया देना कि किस तरह की बेसिक ग्रामर यूज़ होती है इन ब्लैंक्स में। आगे चलते हैं। सैम्पल क्वेश्चन, जिस तरह ओवरव्यू में मैंने आपको एक सैम्पल दिया, एक ब्लैंक एक पैसेज था, उसमें ड्रैग ब्लैंक के ऑप्शन आते थे। अब इसमें देखें 3 हमारे पास ब्लैंक हैं, ये पैसेज है, इस तरह का पैसेज आपके सामने आएगा। रीड करते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंसर ये हैं तो क्यों हैं। रीज़न हमेशा आपको पता होनी चाहिए ताकि आप रट्टा ना लगा रहे हो, क्योंकि रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैनी एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट दैट फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैव अ पॉजिटिव। जब आपने पॉजिटिव पढ़ा तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पर अब ये ब्लैंक ये ऑप्शन है आपके पास 4। तो उसके बाद रिजल्ट, इम्पैक्ट, रोल, रीज़न। ठीक है, मूव ऑन करें, आपको समझ नहीं आई क्या जवाब है। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, स्टडीज हैव शोन दैट व्हेन वर्कर्स आर गिवन मोर कंट्रोल ओवर देयर स्केड्यूल्स दे टेंड टू बी मोर, अब मोर प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन। आपने अगेन एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पर नाउन आएगा, यहाँ पर वर्ब आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, तो ये चीज़ आपने एक्सपेक्ट करनी है। अच्छा, याद रखें, इसे जस्ट रीड नहीं करना बल्कि इसका आपको मतलब भी समझ आ रहा हो, यानी कंप्रीहेंशन स्किल भी एट द सेम टाइम आपकी अच्छी हो, तभी आप इस काबिल होंगे कि आप कंटेक्स्ट के रिलेटेड जो आप जवाब है आप वो चूज़ कर सकें। सम टाइम 2 ब्लैंक्स वेरी क्लोज होते हैं, तो उनमें से सही वो होता है जो कंटेक्स्ट यानी सियाको सबाक के हवाले से सही फिट हो रहा हो, तो लॉजिक भी यूज़ होती है इसमें। इसीलिए ये वाला टास्क जो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग एंड इम्पोर्टेंट टास्क है पीटी का। हाउएवर, अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी बैलेंस्ड विद अकाउंटेबिलिटी टू में सामने अगर आपको ग्रामर के पता है, आपको यहाँ पर बताता चलूँ, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल टू गेट डिग्री, टू के बाद गेट लगाया ना कि टू के बाद गॉट जो कि सेकंड, या इसके बाद थर्ड भी गॉट होती है। अच्छा, अब आते हैं हम ब्लैंक्स की जानब ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैनी एम्प्लॉयज रिपोर्ट दैट फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको पता है यहाँ पर कोलोकेशन यूज़ हुआ है। ये स्किल्स 3 हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड, इस पूरे टास्क में ये 3 स्किल्स चाहिए आपको। अब यहाँ पर पहले ब्लैंक में ये सी ओ कोलोकेशन भी यूज़ हुआ है और उसके साथ हमारे पास कंटेक्स्ट भी यूज़ हुआ है। कोलोकेशंस अगर आपको पता है तो पॉजिटिव आप इम्पैक्ट ही सबसे ज़्यादा सुनते होंगे अपनी लाइफ में, आपने कई दफ़ा सुना होगा इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर कोलोकेशन यूज़ हुई तो आंसर हमारा करेक्ट है इम्पैक्ट। सेकंड ब्लैंक की तरफ जाएं तो जब उसने कहा दे टेंड टू बी मोर, ये ग्रामर भी आ जाता है, जहाँ भी टू बी आ जाए, टू बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होता है। एडजेक्टिव यानी उसकी खूबी, खामी, खासियत, ये चीज़ होगी। तो प्रोडक्ट एक नाउन है जो कि नहीं यूज़ होगा, प्रोड्यूस एक वर्ब है, नहीं होगा। प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्टिव होना खूबी है, जबकि प्रोडक्शन अगेन नाउन है, तो प्रोडक्टिव यहाँ पर फिट होगा। यानी जी मैंने लिखा हुआ है, यानी ग्रामर की वजह से प्रोडक्टिव आया यहाँ पर। थर्ड ब्लैंक देखें, फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी बैलेंस्ड विद अकाउंटेबिलिटी टू के साथ अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज़ होगी, आपको पता है, बट मसला यहाँ पर यह है कि चारों ऑप्शन ही पहली फॉर्म में दिए गए हैं। तो अब इसमें से क्या चीज़ फिट होगी? एक तो आप ये देखें, अब आपको पता चला कि ग्रामर हेल्प नहीं कर रही यहाँ पर, तो या कोलोकेशन हेल्प करेगा या कंटेक्स्ट हेल्प करेगा। कोलोकेशन क्या है? अब अकाउंटेबिलिटी टू डैश, कोलोकेशन भी आपकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहा,
तो आप क्या करें, अकाउंटेबिलिटी टू एंश्योर, या आप हमेशा याद रखें, यहाँ पर एक और आपको चीज़ बताता जरूर, ब्लैंक फिल करने से पहले उसका अगला हिस्सा 3-4 वर्ड्स और पिछले 3-4 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा अच्छा सूटेबल लॉजिकली फिट होगा, ग्रामेटिकली भी, कोलोकेशन के लिहाज से भी और कंटेक्स्ट के लिहाज से भी। अगला हिस्सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टीम की परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, टू एंश्योर, तो यहाँ पर कंटेक्स्ट सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, ये याद रखिएगा, कंटेक्स्ट और कोलोकेशन, क्योंकि ये टीम परफॉर्मेंस के लिए जिस चीज़ की वर्ब की यूज़ होता है, पहली तो बात आपको पता चला ये वर्ब होगा, तो वर्ब कौन सा होगा, एंश्योर का, क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ एंश्योर का कोलोकेशन आता है। तो यहाँ पर हमने ये कोलोकेशन का इस्तेमाल करते हुए इसे डिसाइड किया कि पहला ऑप्शन ठीक है। देखें, अब तक आपको मैं चीज़ों को सिंपल करता हूँ। अब तक जो आपने सीखा कि ये ब्लैंक्स आप इग्नोर नहीं कर सकते पीटी में, क्यों? क्योंकि इसके एक तो 2 मॉड्यूल में पॉइंट्स जाएंगे और दूसरा बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सेकंड चीज़, अब इसे करना है तो किस तरह करना है, 3 इसके हल हैं। एक तो कोलोकेशन होगी, आपको कुछ कॉमन कोलोकेशन से अपने आप को अवेयर करना है। सेकंड चीज़, आपकी बेसिक ग्रामर ठीक हो। सेकंड चीज़, आपने अपनी रीडिंग की कंप्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि कंटेक्स्ट पढ़ने के, एक पैसेज पढ़ने के बाद आपको उसका शक्को सबाक यानी कि सही मानी पता, कंटेक्स्ट आपको पता चल रहा हो। देखें, इस तरह ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि बात हो क्या रही है, बात क्या हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है और उनके फ्लेक्सिबिलिटी और वर्किंग आवर की बात हो रही है, और उसके बाद आपको पता हो कि टीम परफॉर्मेंस के साथ अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, जवाबदा होना। उसके बाद ये चीज़ें आपको बेसिकली समझ आ रही हो। ऐसा नहीं कि जिस तरह बचपन में टीचर कहते थे बच्चे को खड़ा हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दे, और हम पढ़ना शुरू कर देते थे क्लास में और पता नहीं होता था कि पढ़ क्या रहे हैं। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो भी काम आएगा, लेकिन वो सिर्फ रीड अलाउड में काम आएगा, जो कि पहला टास्क स्पीकिंग का है। जबकि यहाँ पर आपको बेसिकली यही इशू हमारे साथ आता है, जिनकी हमारी फाउंडेशन वीक है इंग्लिश में, हमें कंटेक्स्ट समझ नहीं आता। सो ऑलवेज कंटेक्स्ट इज़ द की। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज़ अबाउट। कॉमन मिस्टेक्स एंड फाइनल टिप्स, यहाँ पे वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। ये अगर आपने कॉमन मिस्टेक्स ना की तो आप यकीनन सक्सेसफुल होंगे। पहली चीज़, इग्नोरिंग ग्रामर रूल्स। आपने अपनी ग्रामर को ठीक करना है, ऐसे वर्ड चूज़ नहीं करने जो ग्रामेटिकली सेंटेंस में फ़िट नहीं होते। ओके, ये आप नीचे एग्जाम्पल पढ़ें और मेरे पास वीडियो को शॉर्ट रखना है मैंने। सेकंड चीज़, गैसिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट। आप खुद से ही गैस करना शुरू हो जाते हैं वो, जबकि आपने उस पैराग्राफ का कंटेक्स्ट ही नहीं समझा कि बात क्या हो रही है। थर्ड चीज़, ओवरलुकिंग कोलोकेशंस। आपको कोलोकेशन का पता ही नहीं। हैवी रेन यूज़ होता है और स्ट्रॉन्ग रेन तो कॉमन ही नहीं है, कोलोकेशन ही नहीं है। सो कोलोकेशंस का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग में टाइम मैनेज करना होता है आपको। आपके अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स होते हैं मैक्सिमम, और इस मिनट्स में आपने बेसिकली 5 टास्क करने होते हैं। 5 to 6 टास्क होते हैं, जिसमें से पहला रीड ये टास्क है जो आप अभी समझ रहे हैं। सो आप ऐसा कभी भी ना करें कि एक ब्लैंक पे इतना टाइम स्पेंड कर दें कि बाकी ब्लैंक्स आप रश करते करते गलत कर दें। तो हमेशा इक्वली टाइम दें, किसी भी ब्लैंक पर 1 मिनट से ज़्यादा कभी भी टाइम आप ना स्पेंड करें। सो होप आपको समझ आ गया होगा आज की इस वीडियो में। फाइनल टिप्स यही हैं कि अगर आपने इन मिस्टेक्स से अवॉइड किया तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगेन, अपनी सबसे पहली चीज़ कोलोकेशन इम्प्रूव करें, सेकंड ग्रामर बेसिक ठीक करें, और तीसरी चीज़ अपना कंप्रीहेंशन स्किल इम्प्रूव करें ताकि आप कंटेक्स्ट को समझ सकें। होप यू अंडरस्टूड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीटी एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कुछ अच्छी टिप्स हैं इस टास्क के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।